जैसे कि हम लोग रोज़ देखते हैं कि पहले प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसमें हमने देखा था पहले न्यूक्लियस के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। फिर हमने इनकी अदर ऑर्गेनेलिज देखी थी, जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। फिर हमने इनका साइज देखा था। यूकैरियोटिक सेल्स का साइज बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल इन साइज होते हैं यूकैरियोटिक की निस्बत। सेल वॉल को देखा था तो हमें पता चला था कि यूकैरियोटिक की जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, और फंजी की जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी काइटिन से मिलकर बनती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल जो थी वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती थी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट लेक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सेल्स देखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लें तो बेहतर है। अल्लाह ताला ने हर सेल को एक ख़ास शक्ल व सूरत दी है और एक ख़ास जिसामत दी है। इसका अपना एक हुजम होता है और ये सब कुछ मतलब डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट तरीके से हो रहा होता है। हर एक सेल का अपना फंक्शन होता है और उस सेल ने अपने फंक्शन को ही सरअंजाम देना होता है। ठीक है, फिर मैंने आगे लिखा, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। ये हमने मतलब इस चैप्टर के स्टार्ट में जो हमारे पास 3 पॉइंट्स आए थे उनमें डिस्कस किया था और डिटेल में हमने बताया था, उनकी सारी डिटेल्स हमने पढ़ी थी कि मतलब तमाम ऑर्गेनिजम्स एक सेल से मिलकर नहीं बने होते, वो मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट फंक्शन सर को अंजाम देना होता है। साके हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया, वो अभी बताकर हटी हूँ मैं आपको कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तमाम ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप था, ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है हमारे लिए। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इंसानी जिस्म 200 मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है, टाइप्स से मिलकर बना हुआ है, और हर एक सेल अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखते हैं कि मतलब हमें कैसे पता चल सकता है कि कौन सा सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। थोड़े बहुत तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबको हम लोग एक ही साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे जिस्म में खून पाया जाता है, जिसमें एक लिक्विड पोर्शन होता है और एक सेल और सेल लाइक बॉडीज़ पर मुश्तमिल होता है। लिक्विड पोर्शन को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा सेल और सेल लाइक बॉडीज़ जो होती हैं उसकी टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक रेड ब्लड सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होती है। रेड ब्लड सेल्स की ग्लोबुलर शेप होती है, बाइकनकेव होती है, और ये इस वजह से होती है क्योंकि इसने हीमोग्लोबिन को एक्यूमुलेट करना होता है। मतलब क्या होगा इस बात का, हीमोग्लोबिन, ये आपके लिए वर्ड नया है, थोड़ा सा बता देती हूँ। हीमोग्लोबिन एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है और हमारे खून में ऑक्सीजन जमा करवाने में मदद देती है।
ठीक हो गया। और इधर जो लिखा हुआ है, मतलब हम इधर लिख लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू अक्यूमुलेट ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन। RBCs का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन। ये काम सारा अंजाम देती है। नेक्स्ट हमारे पास है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स देखा जाए तो हमारे पास ज़्यादा लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जैसे काफ़ी बड़े होते हैं। ये मैं इधर मतलब सेल्स को तो ड्रा नहीं कर सकती, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इनको लंबाई के रुख ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनको लंबूत्रा भी कहा जाता है। लंबाई के रुख ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनको लंबूत्रा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस का काम करते हैं। नर्व सेल्स आर लॉन्ग फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ट्रांसमिशन ऑफ nerve impulses। नेक्स्ट हमारे पास है जाइलम। जाइलम का वर्ड्स आपने मतलब पिछली क्लासेस में भी सुना होगा। जैसा कि हमारे पास ये टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे वस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनकी ये दो टाइप्स होती हैं, एक जाइलम होती है और एक फ्लोएम। फ्लोएम हमारे पास खुराक पहुंचाने का काम करता है और जाइलम जो है वो वाटर को, पानी को एब्जॉर्ब करती है और साल्ट को भी। ठीक है, और सपोर्ट देती है। ये इसकी थिक वॉल्स होती हैं, ट्यूब लाइक होती है और थिक वॉल्स होती हैं। ट्यूब लाइक, जैसे यही समझ लें, ये ट्यूब लाइक ही बनाया हुआ है मैंने, आप यही सपोज कर लें, सिर्फ सपोज। ट्यूब लाइक होती है और थिक वॉल होती है इसकी। जाइलम के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैं आपको एक दफ़ा बुक से रीड आउट करके बता देती हूँ कि इसमें यही कुछ लिखा हुआ है। Xylem cells are tube-like and have thick wall for conduction of water and sport। वाटर को कंडक्ट करती है और ये स्पोर्ट का काम भी करती है। लिख देती हूँ, कंडक्ट वाटर, वाटर एंड स्पोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। देखा जाए तो मैंने इसमें लिखा हुआ है रूट हेयर्स का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है कि रूट हेयर्स क्या। पहले तो आप लोग रूट हेयर्स के बारे में ही समझ लें कि रूट हेयर्स होती क्या। एक पौधा होता है, उसके नीचे जड़ें होती हैं उसकी, और उनके नीचे बाल नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है, और इनका सरफेस एरिया बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि ये अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो ये ऊपर उसके तने तक लेकर जाती हैं, पत्तों तक उस पानी को पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया बड़ा ही होता है। रूट हेयर्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस को देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास आती है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस को कैम्ब्रियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और इनका बुनियादी मकसद ही यही होता है कि ये सेक्रीशन में हेल्प करती है। सेल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग सेक्रीशन एंड हैव मोर कॉम्प्लेक्स, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। जो सेल्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे
फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे आगे एग्जांपल्स के बारे में। Individual cells contribute in the function of the whole body. It can be explained by following examples of the cell of human body. सबसे पहले हमारे पास आता है nerve cells. Nerve cells conduct impulses and thus contribute in coordination in body. Nerve cells impulses को conduct करता है इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं और कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी, कोऑर्डिनेशन करते हैं ये नर्व इम्पल्सिस जो होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मसल सेल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन बॉडी मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। जैसे कि हमने मतलब देखा होगा हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स जो होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा रिलैक्स करता है। ऐसे हमारी बॉडी में भी मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, और ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, हेल्प इन मूवमेंट, शेयर बॉडीज मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ी देर पहले ही हमने डिटेल से पढ़ा था। ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हम जरासीम्स को किल करते हैं, फॉरिजन एजेंट्स किल फॉरिजन एजेंट्स एंड सो कंट्रीब्यूट इन दी रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो का काम बताया हुआ है, एक रेड ब्लड सेल्स का और वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज, ये डिफेंस का काम करते हैं और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या फिर कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्किन सेल्स। स्किन सेल्स फिजिकल बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं, फिजिकल बैरियर। और दूसरा क्या है, जैसे कि हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर, टच, ये सारे पीटीसी। स्किन हमारी जो होती है ये मतलब अगर कोई फॉरिजन एजेंट या कोई जर्म्स हो तो मतलब वो स्किन के लिए ठीक ना हो तो उस पर वो बैरियर का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है बोन सेल्स। ये कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू मेक बोन टफ एंड थस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन्स। हमारी बोन्स को टफ बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स मजबूत होती हैं कैल्शियम की वजह से और हमें सपोर्ट में आसानी होती है। इसमें कैल्शियम का अहम रोल होता है, बोन्स में कैल्शियम का अहम रोल होता है। अगर कैल्शियम हमारी बोन्स में होगा तो हमारी बोन्स मजबूत होंगी तो हमें सहारा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और की, हम खुद अपनी सपोर्ट खुद कर सकते होंगे, मतलब अपनी टांगों पे खुद चल सकते होंगे। ठीक है, सो आज का हमारा लेक्चर था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके बारे में हमने सेल के बारे में डिटेल से थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर हमने साइज़ और शेप्स में पढ़ा सेल क्या क्या होते हैं और कौन से सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। फिर हमने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देखा,
इसमें हमारे पास रूट हेयर्स था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि रूट हेयर्स होती क्या है। फिर हमने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स को देखा। नेक्स्ट हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया, जिससे आपको ये समझ लग सके कि सेल्स हमारे पास होते हैं, हर एक सेल अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। एक सेल एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है, दूसरा सेल उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।